जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ग्राउंड जीरो डिफेंस एकेडमी। बच्चों, मैं विशाल गुप्ता, योर जीएस फैकल्टी। हमने जो फ्री बैचेस स्टार्ट करे हैं फॉर एनडीए एंड सीडीएस 1 2025, उसी में मेरा जो इस समय टॉपिक चल रहा है, सब्जेक्ट चल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज ज्योग्राफी, और जो टॉपिक आज का हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो जो भी बच्चे ये वीडियो मेरी पहली बार देख रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, आप हमारे ग्राउंड जीरो डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाकर के हमारे सारे लेक्चर्स अवेल कर सकते हैं, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैंने ऑलरेडी पॉलिटी के लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, ज्योग्राफी के लेक्चर्स भी ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम हम हर दिन एक लेक्चर अपलोड कर रहे हैं टॉपिक वाइज। ओके, तो आज का जो टॉपिक होने वाला है दैट इज ऑन एटमॉस्फेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दैट इज ऑन एटमॉस्फेयर। ठीक है, चलिए जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स, मैं अभी ओपन करके हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर के ऊपर। लिख देता हूं, टॉपिक का नाम है एटमॉस्फेयर। देखो, जब हम वायुमंडल की बात करते हैं तो वायुमंडल मींस व्हाट, आपको मैं बीच में भी शायद एक छोटा सा ये कंसेप्ट बता चुका हूं कि व्हेन अर्थ वाज बॉल ऑफ फायर, हमारी जब पृथ्वी एक आग का गोला थी, ठीक है, तो ये आग का गोला जब ठंडा हुआ, जब ये कूल डाउन, जब ये ठंडा होने लगा, है ना, तो सबसे पहले आउटर लेयर ठंडी हुई। पहले कौन सी लेयर ठंडी हुई? आउटर लेयर। और आउटर लेयर जो ठंडी हुई तो आउटर लेयर के ठंडे होने से क्या बना? क्रस्ट बना। क्या बना? क्रस्ट। और वो आउटर लेयर जब ठंडी हुई तो ध्यान रखना कॉन्ट्रैक्शन हुआ। क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि जब टेम्परेचर गिरता है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये ध्यान रहेगा। ओके, तो जो हमारा बॉल ऑफ फायर, अर्थ एक बॉल ऑफ फायर थी, वो ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद आउटर लेयर जो ठंडा होने लगा तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, क्रस्ट बना, और फिर इसी क्रस्ट के बनने के बाद वल्केनिज्म हुआ। क्या हुआ? वल्केनिज्म। वल्केनिज्म का मतलब है कि हमारी पृथ्वी के अंदर जो प्रीमॉर्डियल हीट थी, जो जियोथर्मल एनर्जी थी, वो जियोथर्मल एनर्जी जो है वो मैग्मा, वो मॉल्टन रॉक्स, वो हॉट मैग्मा जो है वो बाहर आया, और जब वो बाहर आया ऑन द सरफेस, ऑन द क्रस्ट को तोड़ के, तो तब उसे कहा गया वल्केनिज्म। तो वल्केनिज्म में क्या हुआ? गैसेस केम आउट, गैसेस केम आउट, मेनी अदर थिंग्स, जैसे वाटर वेपर केम आउट, वाटर वेपर केम आउट। ठीक है, तो जो गैसेस बाहर आई तो इसको हम बोलते हैं डी गैसिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं? डी गैसिंग प्रोसेस। ओके, तो आप सिर्फ इसमें यहां पे इतना लिख लो, ये लिखो, इनफैक्ट गैसेस केम आउट, तो जो गैसेस बाहर आई अंदर से उसको बोला गया डी गैसिंग प्रोसेस। मैग्मा के बाहर आने के साथ जो गैसेस बाहर आई उसे बोली डी गैसिंग प्रोसेस। अब जो ये गैसेस बाहर आई तो आप ध्यान रखना, गैसेस के बाहर आने पर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, गैसेस स्प्रेड along the earth, around the earth, in fact, sorry, spread around the earth, around the earth। क्या मतलब? जो गैसेस बाहर आई वो बाहर आकर के स्पेस में जा सकती थी, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्व बल की वजह से क्या हुआ? वो सारी गैसेस पृथ्वी के चारों तरफ क्या हो गई? स्प्रेड हो गई। और जब वो पृथ्वी के चारों तरफ स्प्रेड हो गई तो उसी से हमारा बना क्या? एटमॉस्फेयर। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना, एटमॉस्फेयर केवल तभी नहीं बना, इसमें आपको यह भी ध्यान रखना है एटमॉस्फेयर के बनने में और भी चीजों ने अहम भूमिका निभाई, जैसे फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्लस रेस्पिरेशन। ये भी आप ध्यान रखना, स्टार्टिंग में भले ही नहीं हुआ हो बट लेटर ऑन हुआ है। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ? पहले तो केवल गैसेस बाहर आई, वो गैसेस स्प्रेड हो गई, और गैसेस स्प्रेड हुई तो वो गैसेस फिर सेटल हुई। गैसेस क्या हुई? सेटल हुई अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि वो जो है भारी गैसेस नीचे, हल्की गैसेस ऊपर। धीरे धीरे ये होने के बाद फिर जैसे जैसे क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, क्लाउड फॉर्मेशन के बाद फिर बारिश हुई, बारिश होने के बाद फिर हमारा हाइड्रोस्फीयर बना, और फिर धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया शुरू हुई। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हुई तो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया
प्रक्रिया भी शुरू हुई जब जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है यहां पर इवॉल्व हुए। तो इन जो आप प्रेजेंट एटमॉस्फेयर देखते हो, प्रेजेंट एटमॉस्फेयर, तो जो बेटा प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है उसके बनने में समय लगा, ठीक है। तो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर उसके बाद बना। तो मैंने क्या बोला, जो गैसेस थी वो गैसेस स्प्रेड हो गई अराउंड द अर्थ, तो उसी से हमारा एक वायुमंडल बनना शुरू हुआ। और वायुमंडल के प्रेजेंट एटमॉस्फेयर के बनने में इसमें एक फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की प्रोसेस ने भी अहम भूमिका निभाई। क्या ये क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जो एटमॉस्फेयर है आप उसको जब स्टडी करते हैं तो मैं उसको एक डिवाइड करके आपको यहां बता रहा हूं। मान लो ये हमारी अर्थ है, अर्थ के इस इक्वेटर वाले पार्ट पे 16 किलोमीटर तक, पोल पे 8 किलोमीटर तक, ठीक है। तो ये हमारा, आपने डायग्राम की कई किताबों में ऐसा डायग्राम बना हुआ देखा होगा। हमारी जो ये एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है हमारा, उस एटमॉस्फेयर को हम डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये जो एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे पहली लेयर हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। ध्यान रखना, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, वाटर वेपर है। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर देख लो, एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीजें आएंगी। हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, वाटर वेपर है, पॉल्यूटेंट्स हैं, प्लस डस्ट पार्टिकल्स हैं, प्लस एरोसॉल्स हैं, ठीक है। इन सब से मिलकर के हमारा एटमॉस्फेयर बना है। तो हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसकी लेयर्स को हम पहले पढ़ने वाले हैं, और लेयर्स में सबसे पहली लेयर आती है आपकी ट्रोपोस्फेयर, जिसे हम कहते हैं शोभ मंडल, ठीक है। अच्छा, ये जो शोभ मंडल है, इसी शोभ मंडल को मैं यहां लिख रहा हूं, 8 से 16 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक हमारा शोभ मंडल पाया जाता है। अब ये कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं कि 8 से 16 किलोमीटर क्यों लिखा हुआ, या तो सिर्फ 8 लिख दो, या केवल 16 लिख दो, या एवरेज 14 लिख लो, 12 लिख लो। ऐसा क्यों कि हमने किया हुआ 8 से 16? उसका कारण यह है, अगर आप पृथ्वी पर इक्वेटर के पास देखें तो इक्वेटर पे टेम्परेचर रहता है ज्यादा। ये इक्वेटर है, ये पोल है, पोल पे टेम्परेचर रहता है कम। तो इक्वेटर पे जो है हवा जो है राइज होकर के काफी ऊपर तक ट्रोपोस्फेयर को पुश कर देती है, ठीक है। जबकि पोल पे प्रेशर हाई होने की वजह से, तापमान कम है, प्रेशर हाई है, तो इसलिए शोभ मंडल जो है, ट्रोपोस्फेयर जो है, पोल के ऊपर केवल 8 किलोमीटर की हाइट तक ही पाया जाता है, वो नीचे दबा हुआ है। इक्वेटर पे ऊपर उठा हुआ है और पोल पे नीचे दबा हुआ है, तो इसलिए पोल पे 8 किलोमीटर और इक्वेटर पे 16 किलोमीटर की हाइट तक आपको ट्रोपोस्फेयर मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब इस ट्रोपोस्फेयर की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, वो समझते हैं। देखो, सबसे पहला, हमारे पूरे वायुमंडल का 90% जो मास है, 90% मास इसी ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है। 90% मास का मतलब क्या हुआ, हमारे जो ज्यादातर आपके डस्ट पार्टिकल्स हो गए, वाटर वेपर हो गया, वेदर फिनोमिना हो गया, है ना, सब कुछ यहीं पर मिलेगा आपको मैक्सिमम। यहां पर आपको मौसम से जुड़े हुए सारे फिनोमिना, क्या होते हैं फिनोमिना, प्रक्रिया, सारे फिनोमिना, मौसम से संबंधित जितनी भी आपकी बादल गरजना, बादल बनना, बिजली कड़कना, बारिश होना, ओले गिरना, बर्फ गिरना, सब कुछ मौसम की जितनी भी गड़बड़ है, जितनी भी आपके डिस्टर्बेंस है मौसम से संबंधित, सब इसी मंडल में होंगे। इसी मंडल में आपको देखने को मिलता है टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। टिंडल इफेक्ट आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय हमें जो आसमान में लालिमा दिखाई देती है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, तो वो इसी ट्रोपोस्फेयर का ही कमाल है, ठीक है। क्योंकि यहीं पर मैंने आपको बता दिया, ओवर हियर वी हैव मैक्सिमम डस्ट पार्टिकल्स, हैवी गैसेस, वाटर वेपर, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, सब इसी में पाया जाता है, ओके। और वेदर फिनोमिना मैंने आपको बता दिया कि सारी मौसम की क्रियाएं यहीं होती है। इसके अलावा यहां पर और क्या होता है, तो आप ये भी नोट करना। इसके अलावा यहीं पर आपको मिलेगा नॉर्मल लैप्स रेट,
नॉर्मल लैप्स रेट को हम NLR कह देते हैं। मतलब क्या है, आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर गिरेगा। 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है। मैंने क्या बोला, हाइट के साथ टेम्परेचर गिरता है। जैसे गर्मियों में आप जाना पसंद करेंगे किसी हिल स्टेशन पे, बिकॉज ऊंचाई वाले इलाके पे तापमान होता है कम। तो ऊंचाई पे तापमान कम मतलब क्योंकि क्षोभ मंडल में जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे हाइट में, एल्टीट्यूड वाइज टेम्परेचर गिरता है। और उसका रेट क्या है गिरने का, 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आ जाती है। तो इसी को कहा जाता है NLR। क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट। बात समझ में आ गई? ठीक है, आवाज आई रही है आपको? गुड, ग्रेट। अच्छा, अब देखो, अब जैसे ही आप ट्रोपोस्फेयर में आप ऊपर चलेंगे तो देखो, ट्रोपोस्फेयर ऐसा नहीं बोला कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। मैं इसको थोड़ा सा और आपको बता देता हूं कि किस तरह से होगा ये। ठीक है, एग्जैक्ट आपको थोड़ा सा आइडिया भी लगे। क्या है ये ट्रोपोस्फेयर, कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, ये यहां पे 8 किलोमीटर, यहां पे 16 किलोमीटर। ओके, अच्छा, अब एक ऐसा एरिया आएगा जहां पे ट्रोपोस्फेयर खत्म हो रहा होगा और ट्रोपोस्फेयर के ऊपर की जो लेयर है जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर है वो शुरू हो रहा होगा। तो जहां पर NLR 0 हो जाए, ध्यान रखना, जहां पर NLR क्या हो जाए, 0, जहां पर हाइट के साथ टेम्परेचर घटना बंद कर दे, यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, तो यहां पर क्या होगा, इस पर्टिकुलर जोन में आपको ये वाला जो एरिया है, दिस पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल जोन। क्या बोलेंगे इसे, आइसोथर्मल जोन। आइसो माने सेम, थर्मल माने टेम्परेचर, यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। और एक्चुअली में ये आपका एरिया पाया जाता है, इट इज अ जंक्शन बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर, दैट इज कॉल्ड एज ट्रोपोपॉज। इसे क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज। ठीक है, तो एक ऐसा एरिया आएगा जहां पर टेम्परेचर बिल्कुल घटना बंद कर देगा, NLR 0 हो जाएगा, वहां पर टेम्परेचर सेम रहेगा। तो वो पर्टिकुलर पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जहां पे टेम्परेचर सेम है, दैट विल बी कंसीडर्ड, दैट विल बी कॉल्ड एज, उसे हम कहेंगे आइसोथर्मल जोन। और ये कहां पाया जाता है, ट्रोपोपॉज। तो यहां पर आपको क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट मिल रहा है, आइसोथर्मल जोन है, तो इसीलिए आप मान के चलो कि यही आइडल कंडीशन है जो प्लेन्स के उड़ने की। ठीक है ना, जैसे हमने बुक में पढ़ा है कि स्ट्रेटोस्फेयर में प्लेन्स उड़ते हैं, तो एग्जैक्टली स्ट्रेटोस्फेयर तो 50 किलोमीटर तक है, वहां नहीं उड़ते हैं। तो जनरली स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं ट्रोपोस्फेयर के ऊपर, पर वो कौन सा एरिया है, ट्रोपोपॉज वाला एरिया है। ठीक है, अच्छा, अब आगे बढ़े। देखो, अब इसके बाद आपका शुरू हो जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो है बेटा, ये आपका 50 किलोमीटर तक है। कहां तक है, 50 किलोमीटर तक आपका स्ट्रेटोस्फेयर है। ये वो एरिया है जहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या, यहां पर जो सोलर रेडिएशंस हैं बेटा, वो सोलर रेडिएशंस क्या करती हैं, ऑक्सीजन को स्प्लिट कर देती है। ऑक्सीजन को क्या कर देती है, स्प्लिट कर देती है, और नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर वो नेसेंट ऑक्सीजन फर्दर, नेसेंट ऑक्सीजन, देखो ये नेसेंट ऑक्सीजन है, ये फर्दर ऑक्सीजन के साथ मिलकर के एक O3 नाम का कंपाउंड बनाती है। तो ये जो O3 नाम का कंपाउंड है, इसे ही कहा जाता है ओजोन। तो इसलिए यहां पर पाई जाती है आपकी ओजोन लेयर। क्या पाई जाती है, ओजोन लेयर। ये जो ओजोन लेयर है, इसका काम होता है हार्मफुल रेडिएशन से हमको, हमारी रक्षा करना। हार्मफुल रेडिएशन को ये क्या करती है, हार्मफुल रेडिएशन को ये रिफ्लेक्ट भी करती है और एब्जॉर्ब भी करती है। ध्यान रखना, स्ट्रेटोस्फेयर इज द एरिया, इट इज द जोन वेयर ओजोन लेयर इज फाउंड। ये ओजोन लेयर यहां पाई जाती है। ये ओजोन लेयर क्या है, O3 नाम का कंपाउंड, जो कि सूरज से आने वाली जो यूवी रेडिएशंस हैं, यूवी रेडिएशंस भी कई प्रकार की होती है, तो उन यूवी रेडिएशंस को ये एब्जॉर्ब करती है और रिफ्लेक्ट करती है। अब एब्जॉर्ब करने की वजह से ड्यू टू इट टेम्परेचर स्लाइटली राइजेस। यहां पर टेम्परेचर स्लाइटली राइज होगा, क्योंकि यहां पर ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बैठ गए हैं, टेम्परेचर को, हीट को एब्जॉर्ब करके बैठ गए हैं। ध्यान रखना, स्ट्रेटोस्फेयर में उल्टा हो रहा है ना। जैसे जब हम कह रहे हैं ट्रोपोस्फेयर में NLR देखने को मिल रहा है, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में NLR देखने को नहीं मिल रहा। यहां पर टेम्परेचर इन्वर्जन हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर इन्वर्जन,
यहां पर आपको टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिल रहा है, यानी कि हाइट के साथ टेम्परेचर घटेगा नहीं, हल्का सा बढ़ेगा ही। ठीक है, अच्छा ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है, ये स्ट्रेटोस्फेयर सबसे आइडल कंडीशन है। ध्यान रखना यहां पे नो वेदर फिनोमिना, यहां पे कोई वेदर फिनोमिना नहीं है। ठीक है, नो वेदर फिनोमिना, यहां पे मौसम की कोई गड़बड़ी नहीं है। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर मौसम की गड़बड़ी है ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर किसी भी एयरप्लेन के उड़ने की सबसे आइडल कंडीशन है, आइडल कंडीशन फॉर एयरप्लेन्स, फॉर एयरप्लेन्स। उम्मीद कर रहा हूं आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो रही है, ग्रेट, समझ में आ गया ये यहां तक। अच्छा, अभी मैं इस साइड बना दूं डायग्राम, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? ये दो लेयर हमारी समझ में आ गई, मैंने इसके पॉइंट्स भी आपके सामने यहां मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, मैं ये रब कर रहा हूं। देखो, अब इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर जब आप जाएंगे तो फिर हमको क्या मिलेगा? देखो, स्ट्रेटोस्फेयर में जब आप ऊपर जाते हैं तो इसके बाद फिर अगली लेयर जो हमारे आती है स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज मीजोस्फेयर। क्या बोलते हैं इसे? मीजोस्फेयर। ये जो मीजोस्फेयर है ये क्या है? मीजोस्फेयर एक ऐसी लेयर है जहां पर कोई भी, यहां पर आप मान के चलें कि एक तो बहुत हाइट है, आप इसकी हाइट मान के चलो 80 किलोमीटर। अब 80 किलोमीटर की हाइट होने की वजह से क्या होगा, यहां पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, रेडिएशंस जो आ रही हैं वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, हीट भले ही महसूस ना दे लेकिन टेम्परेचर बहुत हाई होगा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, मीजोस्फेयर क्या करते हैं, यहां मीजोस्फेयर जो है इस पर्टिकुलर लेयर में आप ऐसा मान के चलो कि यहां हाइट के साथ टेम्परेचर गिरना फिर शुरू हो जाएगा। कैसे? आप मुझे बताओ ना कि यहां पर ट्रोपोस्फेयर में हाइट के साथ टेम्परेचर घट रहा था, यहां पे बढ़ने लगा, उसका कारण था O3। लेकिन नेचुरली अगर आप देखें तो टेम्परेचर तो हाइट के साथ घटेगा ही। ठीक है, तो यहां पर भी टेम्परेचर NLR शुरू हो जाता है, यहां पर भी NLR क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। अगर आप NLR को कंसीडर करो, 1 किलोमीटर की हाइट पर, देखो 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो रहा था, तो 1 किलोमीटर की हाइट पर करीब 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाएगा। तो ये तो 80 किलोमीटर की हाइट है, तो 80 किलोमीटर की हाइट पहुंचते पहुंचते यहां का जो तापमान है, यहां पे टेम्परेचर जो है करीब करीब -100 डिग्री सेल्सियस आराम से पहुंच जाएगा। ठीक है, बोलो हाँ या ना? अब ये जो मीजोस्फेयर है ये हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे ठंडा पोर्शन माना जाता है, इसी वजह से द कोल्डेस्ट पोर्शन, सबसे ठंडा पोर्शन। और यहां क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा है, टेम्परेचर एकदम नीचे गिर गया, तो आप सोचो ये वो लेयर है जब कोई पर्टिकुलर मीटियोर, याद है उल्का, जब हमारे वायुमंडल में एंटर करा था, उसे मीटियोर बोला था, मीटेरॉइड को। तो वो जब इस लेयर में आएगा तो यहीं पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन होने की वजह से वो जो गर्म मैटर था वो क्या करेगा, जलेगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा ना, क्योंकि यहां पर एयर की डेंसिटी ज्यादा होगी, एयर डेंसिटी ज्यादा होगी। एयर की डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या होगा, कंपैरेटिवली, है ना, ऊपर वालों के मुकाबले, जो इससे ऊपर की लेयर है उसके मुकाबले यहां एयर की डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि टेम्परेचर है बहुत कम। ध्यान देना, मैंने बोला एयर की डेंसिटी वैसे तो नीचे होगी, लेकिन ऊपर वाली लेयर के मुकाबले यहां एयर की डेंसिटी ज्यादा होगी, ऊपर से यहां पे टेम्परेचर है बहुत कम, तो एयर की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से यहीं पर आपके मीटियोर्स बर्न होते हैं। मीटियोर्स जो जलते हैं वो यहीं पर जलते हैं। ये आप ध्यान रखना कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर मीटियोराइट्स बर्न, मीटियोर्स बर्न करते हैं, कौन सी लेयर में, मीजोस्फेयर में। यही मीजोस्फेयर है जहां पर आपको नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं, नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स। ओके, ये ध्यान रहेगा। मैं ऊपर वाला हटा देता हूं, ये सब हटा देता हूं। तो ये मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए रिगार्डिंग
मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर जहां पे एनएलआर शुरू हो जाता है फिर से, क्योंकि एनएलआर के हिसाब से 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो रहा था, तो यहां पे टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा, जिसकी वजह से इसको ठंडा पोर्शन कहा जाएगा। और यहां पर एयर डेंसिटी ऊपर वाली लेयर के मुकाबले ज्यादा होगी, तो इस वजह से मीटियोर यहां बर्न करेगा और यहीं पर आपको नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स मिलेंगे। नॉक्टिल्यूसेंट का मतलब होता है आइस क्रिस्टल क्लाउड्स। ठीक है, फिर अब हम इसके आगे बात करते हैं। मीजोस्फेयर के बाद फिर एक ऐसी लेयर शुरू हो जाती है जहां पर हल्की गैसेस मिलनी शुरू हो जाएगी। देखो, ज्यादातर हैवी गैसेस तो नीचे थी, हैवी गैसेस नीचे थी। एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जो लाइट गैसेस हैं, अब वो यहां मिलनी शुरू हो जाएंगी। और वो लाइट गैसेस क्या करेंगी, इन जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, ये देखो लाइट गैसेस के, हल्की गैसेस के एटम्स आपको मिलने शुरू हो रहे हैं। और ये एटम्स ज्यादा मिल रहे हैं, कम नहीं मिल रहे, ज्यादा। इनका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। देखो ऊपर की तरफ इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। अब ये ऊपर जब आप जाते हो तो ऊपर क्या हो गया यहां पे, अच्छा मैं एक चीज वो करना भूल गया, ये 80 किलोमीटर यहां लिख दो, है ना, जिससे बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। 80 किलोमीटर। अब इससे ऊपर जब आप जाएंगे तो 400 किलोमीटर की हाइट पे, कितने, 400 किलोमीटर की हाइट तक पहुंचते पहुंचते यहां पर, क्योंकि एकदम डायरेक्ट रेज आ रही है, डायरेक्ट सनरेज, हार्मफुल रेडिएशंस वगैरह, यूवी रेडिएशंस वगैरह सब आ रही हैं, तो वो क्या करेंगी, यहां पर टेम्परेचर इतना हाई होगा कि ये जो एटम्स होंगे, दीज एटम्स आर गोइंग टू स्प्लिट। एटम्स क्या होंगे, एटम्स स्प्लिट हो जाएंगे ड्यू टू टेम्परेचर, और स्प्लिट होकर के ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, आयंस में। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, आयंस में। तो एक्चुअली में मीजोस्फेयर के ऊपर आपको आयंस मिलने शुरू हो जाते हैं, है ना। गैस, हल्की गैसेस के जो एटम्स है वो स्प्लिट हो गए कैटायन और अनायंस में। तो क्योंकि यहां पर आपको आयंस मिलने शुरू हो गए, तो इसी वजह से इस लेयर का नाम पड़ जाएगा आयनोस्फेयर। क्या पड़ जाएगा, आयनोस्फेयर। ठीक है, अच्छा, कुछ किताबों में इसी लेयर को थर्मोस्फेयर कहा गया, और थर्मोस्फेयर के का एक पार्ट आयनोस्फेयर बताया गया है। तो आप ध्यान रखें, इसको आयनोस्फेयर क्यों कह रहे हैं, बिकॉज यहां पे आयंस मिल रहे हैं। आयंस किस वजह से मिल रहे हैं, टेम्परेचर की वजह से मिल रहे हैं। टेम्परेचर की वजह से इसको क्या बोला जा सकता है, थर्मोस्फेयर। अब एक चीज और लॉजिक समझो, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि यहां पर आयंस का इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, क्योंकि ये आयंस क्या कर रहे हैं, ये भी सोलर रेडिएशंस को, हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ऊपर जाने पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर इंक्रीज होते होते टेम्परेचर करीब करीब 1400 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाएगा आराम से। 1400 डिग्री सेल्सियस का तापमान पहुंच जाता है, इतना ज्यादा यहां पर टेम्परेचर है। हीट भले ही ना हो, क्योंकि डेंसिटी एयर की बहुत कम हो जाती है। ओके, तो इसी वजह से इसका नाम थर्मोस्फेयर भी पड़ सकता है। इसको क्या कह सकते हैं, थर्मोस्फेयर। ओके, तो इसीलिए किताबों में आपका लिखा रहता है थर्मोस्फेयर इज जो है ये 400 से 600 किलोमीटर तक का एरिया है। और फाइनली थर्मोस्फेयर के बाद हमारे वायुमंडल की आखिरी लेयर आती है, जिसे हम कहते हैं क्या, एक्सोस्फेयर। तो आप ध्यान रखना, इसके बाद आपकी आती है एक्सोस्फेयर, और ये हमारे वायुमंडल की आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, ये करीब 1000 किलोमीटर तक एक्सोस्फेयर मान के चलते हैं, जहां पर फाइनली बिल्कुल डिप्लीट सी हो जाती है, बिल्कुल पतली हो जाती है एटमॉस्फेयर की वो, और वो हमारे स्पेस से मिल जाती है। ओके, और एक्सोस्फेयर के बाद आपका मैग्नेटोस्फेयर तो है ही, जो करीब कई हजारों किलोमीटर तक स्प्रेड हो रखा है। ठीक है, तो ये हमारी एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स है जो मैंने आपको बताई। अब एक दो पॉइंट्स मैं आपको जाते जाते आयनोस्फेयर के बारे में जरूर बता देता हूं। आयनोस्फेयर की विशेषता क्या है कि ये हमारे रेडियो वेव सिग्नल को रिफ्लेक्ट करने में मदद करेगी। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसको यहीं पर लोकेट किया जाता है, यहीं पर वेदर बैलून छोड़े जाते हैं। इट्स ऑल बिकॉज, क्यों, इसका कारण क्या है, यहां पर आयंस मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, आयंस मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको आयनोस्फेयर के बारे में बता दिया। और ध्यान रखना, बुक में एक दो चीजें और एक्स्ट्रा दे रखी होती हैं। वैन एलन रेडिएशन बेल्ट, जो कि आपके थर्मोस्फेयर के ऊपर पाई जाती है, ये आपकी यूवी रेडिएशंस, अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ वाली रेडिएशंस यहां पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो वो आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है ये दीज लेयर्स, और इन पर्टिकुलर परतों की विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है। स्पेशली वेदर बलून, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, रेडियो सिग्नल वेव्स, मीटियोर्स बर्न कहां हो रहे हैं, कोल्डेस्ट पोर्शन, नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड, ये टर्म्स याद रखने हैं। अच्छा, सैटेलाइट्स भी ध्यान रखना, जो सैटेलाइट्स छोड़ी जाती है वो यहीं पर आयनोस्फेयर में ही छोड़ी जाती हैं।
हाँ, अगर आप बात करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, वो सैटेलाइट छोड़ी जाती है 36,000 किलोमीटर की हाइट पर, ठीक है, वो यहां नहीं छोड़ी जाती। ओके, तो जो नॉर्मल सैटेलाइट्स होती हैं वो यहीं पर छोड़ी जाती हैं, ये आप ध्यान रखें। तो दीज आर द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो मैंने आपको यहां पे कवर करके दिया है विद पॉइंट्स। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। ओके, कल की नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात करते हैं विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन, जय हिंद एवरीवन।